सबसे बड़ा सवाल जिस पर आज हम मुकाबला में करेंगे बड़ी चर्चा कि आखिरकार राजस्थान का सीएम कौन बनेगा, किस किस के नाम हैं, मीटिंग में नड्डा किनका नाम लेंगे और विधायक किनके नाम पर सहमत होंगे। इन तमाम बड़े सवालों पर बहस करेंगे। सबसे पहले नड्डा की मीटिंग को लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता पवन नारा के पास। हम चलते हैं, पवन नारा से अपडेट लेते हैं। पवन, क्या जानकारी है आपके पास? ये 30-30 का बैच है, किस तरीके से विधायकों से बातचीत की जाएगी और किन बिंदुओं पर बातचीत की जाएगी नड्डा जी के द्वारा? बिल्कुल प्राची, आपको बता दें शाम 5 बजे से 7 बजे तक 30-30 के बैच बनाए गए हैं, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ जेपी नड्डा संवाद करेंगे। अलग अलग इलाकों के हिसाब से ये टाइम स्लॉट दिया गया है और सभी विधायकों के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पर्सनलाइज लिंक पहुंच चुका है। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सारे विधायक एक जगह पर मौजूद नहीं होंगे, बल्कि जो जहां है वो अपने लिंक के जरिए जुड़ सकता है। विधायकों से हमने बात की, पूछा गया कि क्या है, क्या विषय वस्तु है, फोन आया है तो क्या कहा गया है। तो विधायकों की तरफ से बताया गया कि फिलहाल जेपी नड्डा जी जो बात कहेंगे हम उनको सुनेंगे और उसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। विषय वस्तु क्लियर नहीं है, लेकिन हम पत्रकार के तौर पर अनुमान लगा रहे हैं कि विधायक दल की बैठक से पहले विधायकों का मन टटोलने की कोशिश है और देखना होगा कि जेपी नड्डा अपने संवाद में क्या संदेश देते हैं और उसी के बाद आगे की रणनीति होगी। यानी कुल मिलाकर विधायक दल की बैठक से पहले रायशुमारी या कहें कि विधायकों का मन टटोलने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल पवन, क्या सभी विधायकों से बातचीत करेंगे या कुछ सेलेक्टिव विधायक हैं जिनसे बातचीत करने का प्रोग्राम है? प्राची, ये लिंक या कहें कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी विधायकों के साथ प्रस्तावित है। ऐसा नहीं है कि कोई चुने हुए विधायक है जिनको बुलाया गया है, बल्कि सभी विधायकों से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संवाद होगा। चूंकि विधायकों की संख्या 115 है, इसीलिए 30-30 का बैच बनाया गया है ताकि संवाद टू वे हो सके, विधायक अपनी बात रख सकें, जेपी नड्डा अपनी बात रख सकें। और यही वजह है कि अलग अलग टाइम स्लॉट दिया गया है राजस्थान को अलग अलग हिस्सों में बांटते हुए, ताकि 1-on-1 जेपी नड्डा की विधायकों के साथ बात हो सके। यानी सभी 115 विधायकों को फोन आया है और मीटिंग के लिए निमंत्रण मिला है। पवन, पर्यवेक्षक आने हैं, पर्यवेक्षक आकर विधायक दल की बैठक लेंगे और तब विधायक अपने नेता को चुनेंगे। उससे ठीक पहले नड्डा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से बातचीत करना, क्या कहीं पर कोई मामला फंसा हुआ है, कोई पेच फंसा हुआ है अभी सीएम के नाम को लेकर? देखिए, जहां तक पेच फंसने का सवाल है तो 2 दिन पहले खबर आई थी किस तरीके से बाड़े बंदे की कोशिश की गई, कैसे एक विधायक के पिता ने लीडरशिप को बताया, फिर वहां पर धक्का मुक्की के बीच उन विधायकों को उस रिजॉर्ट से निकाला गया, कहा गया कि बाड़े बंदे की कोशिश है। बीजेपी की तरफ से स्पष्ट इनकार किया गया। अरुण सिंह प्रभारी हैं यहां के, उनकी तरफ से कहा गया कि पार्टी कार्यालय मंदिर है और पार्टी हमारी मां है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की स्थिति थी और यही वजह है कि बैठक में कोई हंगामा ना हो, रायशुमारी पहले ही करके एक लय बना ली जाए या कहें कि एक समन्वय बना लिया जाए, सभी विधायकों को एक राय पर लाया जाए, यही कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इसीलिए शायद बहुत देर लग रही है, इसीलिए अच्छा खासा टाइम लिया जा रहा है सीएम के नाम का ऐलान करने के लिए। पवन, बन रही है आप हमारे साथ। देखिए, एक कुर्सी है और उसके 10 दावेदार हैं, सबकी अपनी अपनी ताकत है। ओबीसी नेता वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री हैं और वो तीसरी बार भी कमान संभालने की दावेदारी कर रही हैं। जिस प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए वसुंधरा जानी जाती हैं, उस प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कई कदम वसुंधरा राजे की तरफ से उठाए गए। ओबीसी नेता और 2 बड़े मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव का नाम भी रेस में बहुत आगे है। वहीं केंद्रीय मंत्री और राजपूत नेता गजेंद्र शेखावत, राजपूत नेता दिया कुमारी, ओबीसी समाज से आने वाले महंत बालकनाथ भी दावेदारों में शामिल हैं। इसके अलावा दलित नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी महासचिव और वैश्य नेता सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री और ओबीसी नेता भूपेंद्र यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल है।
राजस्थान की गद्दी किसे मिलेगी, इसको लेकर पिछले 6 दिनों से दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है। 6 दिसंबर को वसुंधरा दिल्ली पहुंची थी। 7 दिसंबर को उनकी मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई थी। कल बालकनाथ की मीटिंग जेपी नड्डा से हुई। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका ऐलान 11 दिसंबर को होने की संभावना है। इसी पर करेंगे बात। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राखी राठौर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रोहन दुआ वरिष्ठ पत्रकार हैं और समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राखी जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। एक अच्छा खासा मैंडेट आपको राजस्थान की जनता ने दिया, फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है ये तय करने में कि कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? देखिए प्राची जी, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इंटरनली सबसे बातचीत करके ये डिसाइड किया जाएगा कि राजस्थान के अंदर और बाकी दोनों स्टेट्स के अंदर भी कौन चीफ मिनिस्टर पद को सुशोभित करेगा। और मुझे लगता है किसी भी पार्टी के अंदर ये जरूरी है कि आपसी बातचीत के द्वारा, जिस तरह से हमारे 115 विधायक राजस्थान में है, इन सबसे बातचीत करके एक नाम तय किया जाएगा जो राजस्थान में जिस मोदी की गारंटीज के साथ हम लोग आए थे, जिस विश्वास को जनता ने हम पर दिखाया था, उस विश्वास को हम धरातल पर ला सके। और मुझे अच्छा लगता है कि आपने बहुत सारे नामों को दिया और हम एक ऐसी एबल पार्टी है जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारे बड़े नेताओं को डेवलप किया है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर। हम तो ये कहेंगे कि हमें हमारे सभी जो कैंडिडेट्स जीत करके आए हैं, जो एमएलए जीत करके आए हैं, वो सभी चीफ मिनिस्टर पद के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन उनमें से एक सिलेक्शन करना, सबसे बातचीत करना और उसके बाद सही डिसीजन करने में समय लगता है। और अपन ने पहले भी देखा है प्राची जी, कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है कि वहां पर कई 10-10 दिन, 15-15 दिन लगे हैं। तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन एक नॉर्मल लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया चलनी चाहिए वो चल रही है। सबसे बातचीत करके हम लोग डिसाइड करके जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है राजस्थान के लिए, क्योंकि जो राजस्थान की स्थिति अभी हो गई है उसको सुधार, जो ब्रेकडाउन की स्थिति में पूरा स्टेट है उसको सुधार करके आगे लाना, एक बीमारू राज्य से उसको समानांतर एक मेन राखी जी, आप इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहें, लेकिन ये नॉर्मल स्थिति तो नहीं लगती ना। 3 दिसंबर को नतीजे आए और अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं। आज 9 तारीख है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है, अभी भी पर्यवेक्षकों के आने का इंतजार है। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायकों से संवाद करेंगे, यानी कुछ तो दिक्कत है, कहीं तो पेंच फंसा हुआ है, कहीं तो समन्वय की दिक्कत है। नहीं, कोई समन्वय की दिक्कत नहीं है प्राची जी। मुझे लगता है आप लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर एक विधायक से उसका सुझाव लिया जाए, क्योंकि जिन वादों के साथ वो क्षेत्र से जीतकर आए उन वादों को पूरा भी करना है। हर एक का पार्टिसिपेशन अगर किसी डिसीजन में होता है तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वो बेटर डिसीजन हो सकता है। और सब मिलकर के काम करेंगे तो एक सामूहिक नेतृत्व में, जैसे हमने चुनाव लड़ा था वैसा ही एक सामूहिक डिसीजन भी हम लोग लेना चाहते हैं सीएम पद के लिए, और वही प्रक्रिया हमारी चल रही है। आप बताइए, एक भी ऐसा कोई काम हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जहां पर कि हमारी प्रक्रिया के बारे में कहीं क्वेश्चंस हो, कोई बात हो, जैसा कि हमने कई बार देखा है कांग्रेसी स्टेट्स के अंदर कि आपस में ही खींचतान शुरू हो जाती है, वैसा कहीं पर भी, जैसे कर्नाटक में भी देखा, पिछली बार राजस्थान में भी देखा हमने, ऐसा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक जगह। इसलिए तो सवाल कर रही हूँ, 3 से 4 दिन कांग्रेस को लग जाते हैं अपना मुख्यमंत्री चूज करने के लिए, तो आप लोग हंगामा करने लगते हैं, आप उन्हें घर की कलेश बताने लगते हैं, कलह बताने लगते हैं। यहाँ तो इतना वक्त लग गया, अभी तक आप लोग ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और बाड़ेबंदी की तस्वीर भी तो देखी थी ना हमने अभी विधायकों की। प्राची जी, जब हमने ये सवाल उठाया था तो कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, उस समय हमने देखा था कैसे स्टेटमेंट्स आपस में जा रहे थे। आपस में स्टेटमेंट्स जो उनके स्थानीय नेताओं के थे वो एक डाउट क्रिएट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं तो फिर आपसे वही कहूंगी, एक भी बड़े नेता का आप स्टेटमेंट बताइए ना जिन्होंने कहीं पर भी, जो केंद्रीय नेतृत्व है या केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा, उसमें कोई डाउट क्रिएट किया हो तो आपको ऐसे सवाल पूछने का समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन बाड़ेबंदी की तस्वीर तो हमने देखी थी, विधायकों की इकट्ठा होने की तस्वीर भी हमने देखी थी और डिनर पार्टी की तस्वीरें भी हमने देखी थी। इसीलिए आपसे सवाल किया। राखी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आप कह रही हैं ऑल इज वेल है, बहुत जल्द राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा। रोहन दुआ जी, क्या ये ऑल इज वेल वाली स्थिति है, क्या कोई कहीं पर पेंच फंसा हुआ है जिससे दिल्ली आलाकमान सुलझाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वक्त लग रहा है? नहीं प्राची, मुझे लगता है कि पेच तो जरूर फंसा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे और बाल मुकुंद जी की जो मुलाकातें हुई हैं जेपी नड्डा से, कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि दोनों ही बड़े मजबूत दावेदार हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो नाम आपने लिए हैं वो जरूर उनकी एक, जो मैं कहूँगा, महत्वाकांक्षा भी है। और उन्होंने अपने जो रोल भी अदा किए हैं पिछले 5 से 8 सालों में, वो बड़े मजबूत रोल अदा किए हैं। चाहे वो सुनील बंसल जी हों, राजस्थान से आते हों, बड़े एक ग्राउंड के नेता रहे हैं और यूपी में जीत दिलाई है। उसी तरीके से गजेंद्र शेखावत साहब ने भी बड़ी मेहनत करी है जल शक्ति मंत्रालय में भी, और
जोधपुर में सीधा सीधा अशोक गहलोत को चुनौती दी, अपनी पार्टी को खड़ा किया, संघ के लोगों को खड़ा किया, तो ये सारे बड़े अपने आप में कदावर और बड़े दिग्गज नेता हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई आसान है एक नेता को चुनना, और ये तो भाजपा को अपनी एक बड़ी एक फॉर्चून मानना चाहिए कि इतने अच्छे नेता उनके पास में मौजूद हैं कि उनमें से, इन हीरो और नवरत्नों में से उनको अगर एक चुनना पड़े, और सारे के सारे बड़े मजबूत हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक कम है और एक ज्यादा है। ये सब लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं जहाँ पे अभी ये खड़े हैं। तो पेश तो जरूर अटका ही है, और ये बड़ी लाजमी बात है कि उनमें से निकालना ऑफ कोर्स राजनाथ जी के लिए भी चुनौती रहेगी, जितना कि अरुण जी के लिए है या जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी के लिए है। पर मुझे लगता है कि निर्णय कुछ ना कुछ 60-70% अपने मन में सब बड़े नेता ने रखी होगी। हालांकि बीजेपी एक परिवार की तरह ऑपरेट करती है, और भाजपा ही एक इकलौती ऐसी पार्टी है जहां पे किसी का एक पलड़ा कभी भारी नहीं हो सकता। ये हर एक को उतना ही दर्जा देते हैं जितना कि उनको डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए वक्त भी लग रहा है। हालांकि सब विधायकों के बीच में समन्वय भी पैदा करना है। अगर किसी एक नेता का नाम लेना है तो समर्थक नाराज ना हो जाएं, यही पेच है। समीर जी, क्या किसी प्रकार का कोई दबाव, कोई प्रेशर राजस्थान से दिल्ली पर क्रिएट हो गया है कि पर्यवेक्षक को आना है, विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले जेपी नड्डा भी अब संवाद करना चाहते हैं विधायकों से, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उन्हें एक राय पर लेकर आना चाहते हैं? बिल्कुल प्राची जी, आप देखिए कि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के विधायकों से बात कर रहे हैं। क्या ये खबर आई है कि वो छत्तीसगढ़ के विधायकों से बात कर रहे हैं या मध्य प्रदेश के विधायकों से बात कर रहे हैं? आप देखिए, राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठतम नेता जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, और प्रधानमंत्री मोदी से भी राजनीति में सीनियर है, वो पर्यवेक्षक बनकर राजस्थान आ रहे हैं। विनोद तावड़े आ रहे हैं, सरोज पांडे आ रही है। देखिए, राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बहुत अलग राज्य है। वसुंधरा जिस तरह की राजनीति राजस्थान के अंदर करती रही और जिस तरह की वह दबंग, और जिसे कहा जाता है कि वह अपनी बात मनवाने वाली राजनेता रही है, और भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई थी दिल्ली में, तब वसुंधरा राजे राजस्थान के मुख्यमंत्री थी। मैं तो राजस्थान पत्रिका कवर करता रहा सालों तक। मैं जानता हूं कि वसुंधरा राजे की राजनीति कैसी रही है उस राजस्थान के अंदर, और किस तरीके से उन्होंने कई निर्णयों के अंदर केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर प्रेशर डाला था और अपने जो निर्णय थे उसे मनवाया था। लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 115 के 15 विधायक जो आए, वह सभी कार्यकर्ता और सभी नेता और सभी मुख्यमंत्री बनने के गुण रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप ये कभी नहीं कह सकते कि कोई केंद्रीय मंत्री होगा वही बनेगा, या 3 बार का विधायक होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे सामने से उदाहरण है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री बन गए। हमारे सामने का उदाहरण है गुजरात का, जहां भूपेश पटेल पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सिस्टम है सिलेक्शन का, लेकिन ये तय है कि अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा अगर बात कर रहे हैं विधायकों से 30 श्रेणी में, तो यह तय मान के चलिए कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही है, और वह विधायकों को बताएंगे कि पार्टी आगे की बढ़ रही है, नए निर्णय लेने की जा रही है। और इन 3 राज्यों से 65 सांसद आते हैं, राजस्थान से 25 की 25 सीटें वो जीतना चाहते हैं। वो विधायकों को बताएंगे कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसके साथ सारे विधायकों को खड़े रहना है और पार्टी के नियम को मानना है, अनुशासन के दायरे में रहना है। आप मानते हैं कि मुश्किल तो है राजस्थान में नाम को तय करना और सब विधायकों को एक पिच पर लेकर आना, सबके समर्थकों को एक पिच पर लेकर आना और सब नेताओं को समझाना? बिल्कुल, नाम तो तय हो चुका है। तीनों राज्य के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी को मालूम है, सिर्फ ये नाम का घोषणा होना है। उसके पहले नड्डा जी ये करना चाह रहे हैं कि उस नाम को लेकर किसी तरह की आपत्ति न हो, कोई बयानबाजी न हो, कोई विद्रोह न हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उसके 5 विधायक भी इस नाम को लेकर विरोध करें या बैठक से बाहर निकल जाए और किसी तरह की असहज स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्पन्न हो। पार्टी बताना चाहती है कि पूरी एक अनुशासित पार्टी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। आप देखिएगा जिस नाम का चर्चा होगी और जो नाम बैठक से निकलेगा, सब उसे अपना नेता मानेंगे, और वह सोमवार को, मुझे लग रहा है मंगलवार को। देखिए, इसी की कोशिशें भी हो रही हैं, तमाम बड़े नेता लगे हुए हैं समीर जी की विधायक किसी प्रकार का बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, विधायक किसी प्रकार का असंतोष ना जताएं और इसीलिए बैठकों का दौर जारी है। अब राखी जी, देखिए, दोनों मेरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, दोनों मेरे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि आप अनुशासित पार्टी हैं, इस बात से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पेच तो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। कुछ ना कुछ मुश्किलें तो हैं आप लोगों के सामने जिसे मैनेज करने में वक्त लग रहा है। देखिए प्राची जी, मैंने खुद ने ही कहा कि हमारे पास में जो 115 विधायक हैं, सभी विधायक इस काबिल हैं कि वो चीफ मिनिस्टर पद को काम कर सकें। तो इसीलिए मुश्किल है जब आपके पास बहुत सारे नेता होते हैं। आपने खुद ने अपनी लिस्ट में एक लंबी लिस्ट मुझे बताई अपने ही उसमें कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो राजस्थान में
इस काबिल हैं कि वो राजस्थान स्टेट का ध्यान रख सके। तो जब आपके पास बहुत सारे नेता होते हैं तो एक लोकतांत्रिक तरीके से ये चेक करना, ये देखना कि कौन सबसे बेहतर हो सकता है, उसमें समय लगता ही है। और आप बाड़ाबंदी की बात कर रही थी प्राची जी, देखिए कंवरलाल मीणा जी ने जो उन 6 लोगों में शामिल थे जिनकी बाड़ाबंदी की खबर आई थी, उन्होंने साफ स्पष्ट किया कि हम लोग सब साथ आए थे और यहाँ आके वरिष्ठ नेताओं से मिलना चाह रहे थे। हमने एक होटल बुक कराया, वहां पे हम रुकने लगे। आप ही बताइए 115 के विधायकों में 6 लोगों की कभी बाड़ाबंदी होती है क्या? मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि 6 लोगों की कहीं पर बाड़ाबंदी होगी। और उसमें से जो शामिल थे विधायक, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कहा कि हम साथ थे। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से ये बातचीत आई। और वसुंधरा मैम ने खुद ने कहा है कि वो एक अनुशासित कार्यकर्ता है, वो हमारे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बातचीत आ गई थी, अदरवाइज कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की यहाँ जरूरत नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो मुद्दा 5 साल तक आप लोग उठाते रहे विपक्ष में बैठकर, वही मुद्दा अब आपके घर में आप पर सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। इतने सारे खेमे हो गए हैं, इतने सारे गुट हो गए हैं कि सबको मैनेज करने में वक्त लग रहा है आप लोगों को। देखिए प्राची जी, जब आप कंपैरिजन करती हैं कांग्रेस और बीजेपी का, तो कांग्रेस और बीजेपी में बड़ा फर्क जो है सेंट्रल लीडरशिप का है। वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि एक परिवार सब कुछ डिसाइड करता है जो बहुत वीक हो चुका है, और इसलिए डिसीजन शायद जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पर कोई परिवार तो है नहीं कि वो परिवार डिसाइड कर देगा कि भाई ये चीफ मिनिस्टर होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेरिट्स। तो ऐसा यहाँ पर है नहीं, इसीलिए कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहुत स्ट्रांग नेतृत्व है जिस पर विश्वास हर एक जन को है। तो जो स्थिति कांग्रेस की और बीजेपी की है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आपके दोनों पैनलिस्ट ने ये बात कही कि एक अनुशासित देखिए ना, तेलंगाना में उनकी सरकार बनी, आपसे पहले सरकार का गठन कर लिया, नेता का नाम का ऐलान भी हो गया, तो स्थिति तो डिफरेंट है। आप 3 राज्यों में बहुमत लेकर आए हैं, लेकिन तीनों राज्यों में कौन होगा आपका मुख्यमंत्री, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो प्राची जी, पिछली बार कर्नाटक में कितना समय लिया था कांग्रेस ने, या राजस्थान में कितना समय लिया था, ये डिपेंड करता है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, लेकिन डिपेंड करता है परिस्थितियों पर, डिपेंड करता है। हर चुनाव एक डिफरेंट चुनाव, डिफरेंट पॉलिसी, डिफरेंट प्लान के साथ। कोई परिस्थिति ऐसी है तो जरूर राखी जी जो आप लोगों को परेशान कर रही है। इसमें समीर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी समीर जी। देखिए प्राची जी, कोई भी राजनीतिक दल होगा उसमें गुटबाजी जरूर होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान में तो मतलब बहुत गुट बने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होता है कि एक मुख्यमंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री नाकारा और निकम्मा बोले। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये संस्कार रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी भी एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से नहीं बोलेंगे, लेकिन ये भी सही है कि नेता एक दूसरे को पर्दे के पीछे निपटाने में पूरी कोशिश करते हैं, अनुशासित रह के कोशिश चलती है। यह भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर होता है। लेकिन एक विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की कि सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने नेताओं के खिलाफ कोई भी नेता बयानबाजी नहीं करता। और मुझे लगता है कि 7-8 दिन का टाइम नॉर्मल लगता है। आप देखिए कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार 13 मई को परिणाम आ गए थे, 20 मई को सिद्धारमैया का शपथ ग्रहण हुआ था। अगर आप 2018 का गहलोत का शपथ ग्रहण देखेंगे तो 10 दिन लग गए थे, मध्य प्रदेश में 13 दिन लग गए थे, छत्तीसगढ़ के अंदर 14 दिन लग गए थे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में। तो वहां तो स्पष्ट बहुमत आने के बाद में छत्तीसगढ़ में 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। और तब भी तो ये सवाल उठाए गए थे ना कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इनके परिवार में ही अभी मतभेद चल रहा है, परिवार में ही 2 गुट बट गए, तब भी कांग्रेस पर ये सवाल उठाए गए थे। और यही सवाल अब बीजेपी के सामने भी है, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। बोलिए राखी जी, फिर रोहन जी के पास जाऊंगे। उस समय सवाल प्राची जी इसलिए थे क्योंकि अलग अलग नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट्स आ रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। सब लोग अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में काम करने को तैयार हैं। और कांग्रेस तो वैसे भी करप्शन में अभी बिजी है। आप धीरज साहू का केस जो है, आज दिन भर हम टीवी पर तस्वीरें देखते रहे, वो 9 अलमारियों से भरे हुए और कई 10 कमरे और खुलने बाकी है। इतना बड़ा करप्शन, इसलिए कांग्रेस करप्शन और कैश ये लगातार साथ चलने वाले पार्टी, और इसीलिए जनता इन पर विश्वास नहीं करती है क्योंकि ये लोग लगातार ऐसे ही लोगों को प्रमोट करते हैं। उनको राज्यसभा सांसद बनाया जबकि 2 बार हार गए थे, और अब देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला वहां रहा। इसलिए कंपैरिजन मुझे लगता है प्राची जी ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार का कंपैरिजन आप घर के कलेश से कर रही हैं राखी जी, ये भी ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में अगर आ रहे हैं, मैं तो यहाँ बात सरकार गठन को लेकर कर रही थी, उसी पर अभी रहते हैं। रोहन दुआ जी, कौन सा नाम आपको उभरता हुआ नजर आ रहा है और कौन से नाम को सेलेक्ट करने में आपको लग रहा है कि इतनी देरी हो सकती है? इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्या वसुंधरा का जाना तय है या उनके ऑप्शन में किसी ऐसे ही नाम को देखा जा रहा है जो जिसकी पूरे राजस्थान में एक्सेप्ट जिसको जनता कर पाए? देखिए प्राची, अगर मैं वसुंधरा राजे की खुद की एक पर्सनल राजनीति की बात करूं, पिछले 15 सालों से लेके अब तक, चाहे वो प्रधानमंत्री के आने से पहले की हो या उसके बाद की हो, तो जरूर एक लीडरशिप में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर रही होगी, क्योंकि
उनकी जो राजनीति है वो स्टेट लीडरशिप में राजपूतों को लेके रही, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने जब नेतृत्व संभाला, उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी लेके आए, इंडिकेशन भी दिए, लेकिन वो इंडिकेशंस मैं मानता हूं वो उन्होंने हर नेताओं के साथ में रखे हैं। आप देखिएगा कि जब 2018 के बाद में चुनाव मध्य प्रदेश में भाजपा हारी थी, तो शिवराज जी को उतना ही रिस्पेक्ट देके नेशनल एग्जीक्यूटिव में वो लेके आए। उसी तरीके से भाजपा अपने उन नेताओं की भी कदर करना जानती है जो काम कर रहे हैं और जिनको शायद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से वो पीछे ना हटे। देखिए, आप केशव मौर्य सिराथू से चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए। तो अगर आप हिमंता बिस्वा का देखिए, जिक्र करिए, एमएल खट्टर का करिए, किसी भी नेता का करिए, आप देखिए चुनाव के बीच में आते आते जब दिक्कत आई लीडरशिप को कंट्रोल करने के लिए, तो उन्होंने तो येदियुरप्पा के बेटे को कर्नाटका का अध्यक्ष बना दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है कि वसुंधरा राजे को कहीं हटाना चाहते हैं और परिवार से निकालना चाहते हैं। ये ऐसी पार्टी है ही नहीं, बड़ी अनुशासित पार्टी है, और अगर ये कन्वे भी करना होगा तो उनको जरूर कोई ना कोई एक ऐसा कद देने वाले हैं पार्टी में, अगर हटाना चाहते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात होगी। पेच जरूर अटका है और उसी पे ही एक डिस्कशन होती है। भाजपा अपनी डिस्कशन पूरे खुलेआम करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में करती है, किसी एक बंदे के निर्णय से ये डिसाइड नहीं होता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ऑफ कोर्स भूपेंद्र यादव, गजेंद्र शेखावत, ये सारे उन नेताओं में ऐसे आते हैं जिन्होंने कभी ना कभी या तो केंद्रीय नेतृत्व को संभाला है या फिर स्टेट की लीडरशिप में। आप देखिए, भूपेंद्र यादव तो मध्य प्रदेश के चुनाव जिता के ही आए हैं, वहां पे वो तो ऑब्जर्वर और इंचार्ज थे पार्टी के। उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि एमएल खट्टर साहब को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मध्य प्रदेश की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वो खुद भी उस जगह से निकले हैं कि एक छोटे से हरियाणा के जिले से निकल के वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि एक जो दायित्व है वो सिर्फ वसुंधरा राजे के ऊपर है या भूपेंद्र यादव पे है या गजेंद्र शेखावत पे है। पर अगर मैं पर्सनली कहूं तो मुझे डेफिनेटली ये नहीं लगता कि अश्विनी वैष्णव जी को बनाया जाएगा या बनाना चाहिए भी, क्योंकि वो उनका पार्टी में उतना रोल नहीं रहा जितना कि ये बाकी कार्यकर्ताओं का रहा है। और पार्टी में मुझे जो मेंबर्स नजर आते हैं, इन्होंने ज्यादा भूमिका निभाई है अश्विनी वैष्णव से ज्यादा, क्योंकि वो तो एक आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड थे जो ब्यूरोक्रेट आए हैं। तो पार्टी में जो कदावर नेता है उनकी कई सारे नाम हैं और इन नामों में से किसी एक नाम को चुनना है, चुन भी लिया गया होगा। अब ये कब ऐलान होगा और कैसे विधायक इस पर रिएक्ट करेंगे, इसी आपाधापी में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है और इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। हालांकि संभावनाएं हैं कि 11 तारीख तक ये तय हो जाएगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। तहसीन पूनावाला जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तहसीन पूनावाला जी, बीजेपी ये कह रही है कि हमारे पास इतने काबिल नाम हैं कि हमें तय करने में वक्त भी लग रहा है, हम तो मान रहे हैं, लेकिन हम अनुशासित पार्टी हैं, हमारे यहाँ कलह नहीं होती, जो फैसला ले लिया जाता है विधायक उसे बड़ी आसानी से मान लेते हैं। प्राची जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, दिल्ली की आज ट्रैफिक बहुत खराब है। और राखी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हर शो पर मैं उनको चैलेंज देता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, इनकी सरकार बनी, तो बहुत बहुत बधाई हो उनको। देखिए प्राची जी, हम सच बात करते हैं। अगर मैं आपके शो पे होता और 6 दिन हो जाते और कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, तो क्या कहते हैं भाजपा वाले, क्या कहते मीडिया वाले कि कांग्रेस में अनुशासन नहीं है, कांग्रेस तय नहीं कर सकती। और यही बात भाजपा की हो रही है, बिल्कुल यही हो रहा है। वहां पर वसुंधरा राजे जी के जो बेटे, उन पे आरोप लगाए, और बीजेपी के विधायक के पिताजी ने आरोप लगाए कि 5 विधायकों को रिजॉर्ट में डाला था। वहां वसुंधरा जी आई एक दिन पहले, उन्होंने कहा कि मेरी प्राइवेट विजिट है, लेकिन वो नड्डा जी को रात तक नहीं मिल पाए। हम जानते हैं कि ये उन्होंने एक लंच किया था 25 विधायकों के साथ, लॉयल्टी लंच किया था। तो यही बात भाजपा में हो रही है, पहली बार नहीं हो रही है। अगर ये कहते कि उनकी पार्टी में बहुत अनुशासन है, तो फिर 150 विधायक, मैं इंडिया टीवी की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ हड़ताल पे बैठे थे असेंबली के अंदर उत्तर प्रदेश में। तो भाजपा में भी ये प्रॉब्लम है
हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि क्योंकि इनकी केंद्र की का नेतृत्व इस वक्त सरकार में, केंद्र की सरकार में इनके पास ईडी और सीबीआई और ईडी की ताकत है, तो ये थोड़ा कम होता है। बट बहरहाल इस वक्त राजस्थान में भी वही हालत है जिसका वो एक्यूजेशन कांग्रेस पे डालते हैं। ठीक है तहसीन जी, देखिए आपका ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और तब से मैं राखी राठौर जी से यही सवाल पूछ रही हूँ कि ऑल इज वेल है या नहीं है, लेकिन ईडी सीबीआई का आपने जिक्र कर दिया तो अब जिक्र फिर कांग्रेस के सांसद का भी हो जाएगा। उस बहस में मैं जाना नहीं चाह रही थी, वो तो सबके सामने है ना कि कितना कैश है। नहीं, मैं वो प्रश्न कह रहा ना, मैं कह रहा था जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, कांग्रेस भी इस तरह से अपने मुख्यमंत्री को जब चाहे चेंज कर सकती थी। लेकिन आज केंद्र में इनकी सरकार है, इनके पास ताकत है, तो ये कर पाते। लेकिन इसके बावजूद आपने आसाम का भी अगर आपको उदाहरण बता दो, कितने दिन लगा आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए, बावजूद इसके कि सोनोवाल जी सिटिंग मुख्यमंत्री थे। केंद्र नेतृत्व को टाइम लगा, ये तो अपनी ताकत बताते हैं तहसीन पूनावाला जी कि हम लोग इतने सशक्त हैं, हम लोग इतने अनुशासन वाली हमारी पार्टी है कि हम जो फैसला लेते हैं हमारी पार्टी के लोग मानते हैं। ऐसे तू मैं नहीं होती और घर का झगड़ा बाहर नहीं आता, इसलिए तो पीठ थपथपा रही है राखी जी अपनी तरफ से। तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो फिर रिजॉर्ट में कौन गया था? उस पुलिस कंप्लेंट कैसी हुई? वही यूपी के असेंबली में उनकी के विधायक बैठे थे योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ। ये रिजॉर्ट कौन बुक कर रहा है? कांग्रेस वाले तो नहीं कर रहे, भाजपा वाले कर रहे हैं। अब राखी जी रिजॉर्ट में गए हैं विधायक, तो बात तो बनेंगी, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि अब ये बुकिंग कांग्रेस वाले तो नहीं करवाएंगे, ऐसे कैसे चले गए विधायक रिजॉर्ट में रुकने? प्राची जी, एक ही क्षेत्र के 5 विधायक जयपुर आए, यहाँ पे वरिष्ठ लोगों से मिलना चाह रहे थे। चुनाव के बाद हर नेता आता है, फीडबैक देता है, भी मेरा चुनाव में ऐसा रहा, ये एक्सपीरियंस लिया, धन्यवाद देने आता है। और 5 लोगों में कौन सा रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है? ये वो वैसा थोड़ी जो पिछली बार 30 लोग लेके भाग गए थे पायलट साहब। 115 विधायकों में अगर 5 एक ही क्षेत्र के लोग आकर के रुकते हैं एक पर्पस के तहत कि हम जयपुर जाकर के लोगों से मिलेंगे, जो वरिष्ठ हमारे यहाँ के प्रभारी रहे, हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? 5 लोगों में कौन सी बाड़ाबंदी होती है तहसीन जी? ये मुझे मालूम नहीं है। ऐसा कोई भी जो दर्शक है वो भी सुनेंगे तो देखेंगे इस बात को कि 5 लोगों में कौन सी बाड़ाबंदी हो जाती है। वसुंधरा जी ने साफ साफ ये कहा है कि मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूं, और दिल्ली जाने का पर्पस देखिए नड्डा जी के सामने, वो एक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी की, वो पूरे क्षेत्र का, हर रीजन का फीडबैक, कैसे चुनाव रहा, किस तरह का हमको वहां से आउटपुट जो आया वो सही था या उसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आगे लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो ये फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस अलग अलग रीजन्स में क्या रहा। तो ये बातचीत एक वरिष्ठ नेताओं के बीच में नॉर्मल बातचीत, यही तो आपकी पार्टी की खूबसूरती है कि कोई नेता खुलकर नहीं बोलता, सब अनुशासन में ही रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा होता है ये सबके सामने आ जाता है। अब इतना वक्त लग रहा है तो यूं ही तो नहीं लग रहा होगा ना। शीर्ष नेतृत्व को ही अगर सब कुछ तय करना है तो वो एक दिन में तय कर देता और विधायकों को बता देता कि फैसला ये है। देखिए प्राची जी, एक परिवार की पार्टी तो है नहीं कि एक परिवार तय कर देगा कौन होगा चीफ मिनिस्टर, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है ना। जैसा अभी भी कहा इन्होंने कि हमारी इच्छा होती थी तब चेंज कर लेते, लेकिन पिछली बार 25 सितंबर को चेंज नहीं कर पाए थे अशोक गहलोत से सचिन पायलट पे, वो एक अलग विषय है। लेकिन बात यह है कि हम लोग सबसे बात करके, सब विधायकों से चर्चा करके अगर सीएम पेस डिसाइड करना चाहते हैं तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए, और ना चाहते हुए भी प्राची जी आपको धीरज साहू वाली बात पे तो आ ही गया। आपके भी दिमाग में चल रहा है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पैसा अगर आज देखा है टीवी स्क्रीन पे तो लोगों ने आज देखा है ईडी की किसी भी कार्रवाई पर आएंगी, खबरें आएंगी तो सवाल तो पूछा जाएगा। होटल में विधायक रुकेंगे राखी जी तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, वसुंधरा राजे डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगी तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, और धीरज साहू के यहाँ पैसे मिलेंगे तो तहसीन पूनावाला जी से सवाल पूछा जाएगा, दोनों से सवाल पूछा जाएगा। अब तहसीन पूनावाला जी जवाब दे दीजिए राखी राठौर जी का कि कम से कम आप लोगों की तरह तो नहीं है, 5 लोगों का एक जगह पर जुटना बाड़ेबंदी थोड़ी ना कहलाता है। 5 विधायक अगर एक रिजॉर्ट में रुके, देखिए जयपुर एक बहुत अच्छा शहर है, वहां पे काफी होटल्स है, 5 स्टार 4 स्टार बुटीक होटल्स। ये शहर के बाहर रिजॉर्ट में रुके थे, जिनके साथ मीटिंग करनी थी उन जनाब को नहीं पता कि हमारे साथ मीटिंग है, और जो विधायक है उनके पिताजी को नहीं पता कि बेटे मीटिंग्स के लिए गए, और वो जाके पुलिस कंप्लेन करते। ये अजीब इनका सिस्टम है। दूसरी बात, वसुंधरा जी एक लॉयल्टी लंच लॉयल्टी डिनर करती है। अच्छा, आपको डिनर करना है, लॉयल्टी करना, तो सारे विधायकों के साथ नहीं 25 लोगों के साथ डिनर करती है, और आपको लगता है कि प्राची जी आपसे सवाल नहीं पूछेगी, आप इसे कैसे भी मोड़ ले। हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है तो आप बोलिए। तो राखी जी आज तहसीन पूनावाला जी सवाल पूछने की स्थिति में है, क्योंकि ये तो बना चुके, अब तेलंगाना में सरकार, मुख्यमंत्री बन चुका इनका, लेकिन आप 3 राज्यों में नहीं तय कर पा रही हैं।
नहीं प्राची जी, क्या है, वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री राजस्थान की रही। जो आने वाले विधायक थे जो उनके घर गए डिनर के लिए, वो पुराने विधायक रहे हुए हैं। एक कर्टसी से एक आदमी जाता ही है इसमें मिलने के लिए, और वहां पे अगर खाने पीने की व्यवस्था है तो खाएंगे पिएंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम एंजॉय करा, हमने इतना अच्छा हमारा रहा परफॉर्मेंस, उसके बाद अगर वरिष्ठ लोगों के पास जाकर के बात करना है तो मुझे लगता नहीं इसमें किसी भी चीज को ऐसे जोड़ने की जरूरत है। आप कुछ भी प्रोडिक्ट कीजिए किसी भी इवेंट से, तो वो आपका दिमागी ख्याल है तहसीन जी, लेकिन जैसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी में होता है वैसा हमारे यहाँ नहीं होता। हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं, मिलते हैं आपस में, ऐसा नहीं है कि कोई सर्वेलांस लग गया। आप देखो अभी भी यहाँ पर हो रहा है कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के नेता आपस में ध्यान रख रहे हैं, इसके पास तो नहीं चला गया, उसके पास तो नहीं चला गया, ऐसा कुछ नहीं। सब लोग फ्री हैं, सब लोग अपने वरिष्ठ नेताओं के पास में जाते हैं, अपना सारी बातें ठीक है राखी राठौर जी। अब देखिए राजनीति में सब कुछ इतना सिंपल हो रहा होता तो ये चर्चा का मतलब ही ना होता, इतना वक्त ही ना लगता आपको सीएम फेस चुनने के लिए। डिनर पार्टी का आयोजन होता है तो हलचल दिल्ली में बढ़ती है, प्रेशर दिल्ली में बढ़ता है। और अभी देखिए बहुत अच्छी बात समीर जी कह रहे थे कि जेपी नड्डा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधायकों से तो बात नहीं कर रहे हैं, राजस्थान के विधायकों से बात कर रहे हैं। कुछ तो बात रही होगी ना, कुछ तो समन्वय की कमी हो रही होगी ना। देखिए आज का शेड्यूल है, हो सकता है वरिष्ठ हमारे भी अध्यक्ष हैं, वो कुछ जगहों पे बात करेंगे, जहां पे जो जरूरत लगेगी वहां पर बात की जाएगी, जैसे जो जरूरत होगी जिस स्टेट में वैसी काम पार्टी करती है। हम तो अलग अलग पॉलिसीज के साथ में लड़े थे, राजस्थान में हमारे मुद्दे अलग थे, छत्तीसगढ़ में अलग थे, एमपी में अलग थे। जब मुद्दे अलग है, सब कुछ, चुनाव भी हमने अलग तरीके से लड़ा है हर क्षेत्र, हर नहीं। लेकिन अभी तो मसला मुख्यमंत्री चुनने का है ना, अभी मुद्दों पर काम करने का मसला नहीं है राखी राठौर जी। पहले मुख्यमंत्री चुनेंगे, उसके बाद तो सरकार काम करने में जुटेगी कि वादे कैसे पूरे करने हैं आप लोगों को। समीर जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? समीर जी जैसा दिख रहा है क्या वैसे ही सब कुछ ठीक है राखी राठौर जी की नजर से? अगर मैं देखूं कि डिनर भी आयोजित हो रहा है तो वो एक शिष्टाचार डिनर है, विधायक अगर 5 कहीं पर रुक रहे हैं तो वो भी ऐसी नॉर्मल सी बात है, सब कुछ ठीक है। देखिए अगर वसुंधरा राजे से अगर कुछ विधायक मिलने जाते हैं और डिनर करते हैं, चाहे वो 15 हो या 20 हो 25 हो, तो इसे नॉर्मल वे में लेना चाहिए। वसुंधरा राजे प्रदेश की सबसे बड़ी नेता रही है, प्रदेश अध्यक्ष रही है, 2 बार की मुख्यमंत्री रही है और उनके मुख्यमंत्री की पूरी संभावना अभी भी बनी हुई दौड़ में है। तो अगर विधायक जाते और अपने नेता से मिलते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जहां तक बाड़ेबंदी की बात है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाड़ेबंदी होगी। 5 विधायक अगर चले गए एक ही क्षेत्र के तो वो बाड़ेबंदी नहीं कहलाती। उनका मोबाइल चालू है, वो अपने पिता को फोन करते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसे अनावश्यक रूप से तूल दिया गया, इसके अंदर कुछ भी सच्चाई नहीं है। मेरे मित्र तहसीन पूनावाला से बस ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चिंता हो रही है, लेकिन वो ये तो बता दें कि कमलनाथ हार की नैतिक जिम्मेदारी लेकर प्रदेश अध्यक्ष कब छोड़ेंगे? आज 6 दिन हो गए हैं, कमलनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया। क्या अशोक गहलोत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहेंगे कि मैं विपक्ष का नेता नहीं बनूंगा? क्या छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल कहेंगे कि हार की मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और मैं विपक्ष का नेता नहीं बनूंगा? कांग्रेस के अंदर कल बैठक हुई थी हार की समीक्षा के लिए, उसका क्या परिणाम निकला? क्या कमलनाथ से इस्तीफा ले लिया गया है? आज भी कमलनाथ प्रदेश के अध्यक्ष बने हुए, अशोक गहलोत आज भी विपक्ष का नेता बनने के लिए दावा कर रहे हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मुझे विपक्ष का नेता बनाओ। हार की समीक्षा तो हो गई, ईवीएम को भी दोष मर दिया और वोट प्रतिशत में अपनी जीत भी दिखा दी। तो हार की समीक्षा तो कांग्रेस बहुत पहले कर चुकी है, बयान तो बहुत पहले सामने आ चुके हैं कांग्रेस के नेताओं के। क्यों तहसीन पूनावाला जी, यही तो समीक्षा है आप लोगों की। ईवीएम को दोष दे दीजिए और उसी ईवीएम से जो वोट प्रतिशत मिला है कह दीजिए हम तो नंबर 1 है, हम तो जीते हैं, जनादेश तो हमें मिला है। समीर जी की एक बात को मैं करेक्ट कर दूं, मुझे भाजपा की बिल्कुल चिंता नहीं होती। अगर मुझे चिंता होती तो कांग्रेस की होती। मैं आपको सच बता रहा हूँ, भाजपा अपना देख लेती है, चिंता कांग्रेस की करनी होती है। जो प्राची जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, वही ईवीएम जिसमें वे जिसको दोष दे रहे वहां 10 लाख ज्यादा वोट मिलने का दावा कर रहे, तो कहीं कांग्रेस को भी आत्मचिंता करने की जरूरत है। और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, एक कांग्रेस समर्थक होने के हो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन देखिए जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा भाजपा से अलग है। वर्तमान भाजपा बिल्कुल पुरानी कांग्रेस की तरह हो रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं पुराने भाजपा की तरह हो रही है, जहां पर रीजनल लीडर्स, रीजनल सैट्रप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां तक आपका स्पेसिफिक सवाल था कमलनाथ जी का, मैं ये पूरी तरह से मानता हूं कमलनाथ जी को बिल्कुल रिजाइन नहीं करना चाहिए। कमलनाथ जी को कंटिन्यू करना चाहिए मध्य प्रदेश चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक, ये पहली बात है। जहां तक सवाल राजस्थान और अशोक गहलोत जी का है, मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि अब सचिन पायलट को मौका देना चाहिए, अशोक गहलोत जी को साइड स्टेप करना चाहिए। मैं बिल्कुल इस अपने व्यक्तिगत तौर से मैं ये इस बात में मैं यकीन रखता हूं। लेकिन शायद राजस्थान के डेवलपमेंट्स थोड़े से अलग है, क्योंकि वसुंधरा जी की पॉलिटिक्स चल रही है, अपनी खुद की पॉलिटिक्स चल रही है, इसलिए वहां पे सब जानते हैं अशोक जी, वसुंधरा जी
बहुत अच्छी तरह से उनकी तालमेल है, तो शायद राजस्थान के पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश की जितने पॉलिटिक्स श्योर कैसे हैं आपकी वसुंधरा जी की अपनी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स चल रही है? कोई बयान नहीं आया उनका, वो तो कह रही है पार्टी लाइन से अलग जाकर कोई फैसला कभी नहीं लेंगी, पार्टी के हित में जो कुछ होगा वही करेंगी, जो आला कमान बोलेगा वही करेंगी। तो कैसे लग रहा है आपको कि वसुंधरा दिक्कत पैदा कर रही है? हाँ, वो पार्टी लाइन में ही 25 एमएलए के साथ वे लंच या डिनर कह रहे थे, उस डिनर का नाम उन्होंने लॉयल्टी डिनर रखा। देखिए, पॉलिटिक्स में हर चीज कहने की जरूरत नहीं होती, जो नहीं कहते जो करते उससे भी पता चलता है। और मेरे से ज्यादा वरिष्ठ रोहन जी और समीर जी है। राखी जी, एक ही लाइन लूंगा फिर मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे से वरिष्ठ रोहन जी और समीर जी है, उस डिनर का नाम है, उस लंच का नाम लॉयल्टी लंच, लॉयल्टी डिनर रखा। उसी से जो ना कहा उससे समझा जाता है। ठीक है रोहन दुआ जी, क्या वो लंच सिर्फ ऐसे ही था कि शिष्टाचार लंच है, हम जीते हैं, बहुत अच्छा हमारे कार्यकर्ताओं ने विधायकों ने किया है, इसलिए वसुंधरा राजे ने डिनर के लिए बुला लिया? नहीं, हाँ, मुझे लगता है कि प्राची, तहसीन से मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैं वरिष्ठ ज़रूर हूँ, लेकिन अगर मैं अपने व्यक्तिगत ओपिनियन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो वसुंधरा राजे जिस तरीके से एक नेता रही हैं, 2 बारी वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि वो पार्टी से हट के कोई डिसीजन लेंगी या लेना चाहती हैं। आप देखिए, मैं खुद अपने पत्रकार की हैसियत से बता रहा हूँ, चाहे वरिष्ठ हो या ना हो, मैंने बहुत मेहनत करके उनके पास पहुंचने की कोशिश करी और इंटरव्यू भी लेने की कोशिश करी, लेकिन एक बारी भी उन्होंने कोई बयान गलत नहीं दिया कि वो मुख्यमंत्री भावी हैं या बनना चाहती हैं या उनके दिमाग में ऐसी बात है। उन्होंने हमेशा, जब भी मेरी मुलाकात हुई जयपुर में या उनके क्षेत्र में या अलवर में कहीं पे भी प्रचार करते हुए, उन्होंने बोला कि पार्टी निर्णय लेगी। तो लॉयल्टी डिनर या लंचेस जरूर होते हैं और वो होने भी चाहिए, क्योंकि कहीं बारी ऐसा भी होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो मध्य प्रदेश हो, कि एक नेता अपने कुछ विधायकों को या जो विधायक रह चुके हैं और जिन्होंने टिकट पिछली बारी मिली हो और इस बारी मिलने की उम्मीद ना हो, उनके लिए जरूर वो बैटिंग जरूर करता है, क्योंकि उसको गर्व होता है कि वो पिछली बारी उनके लिए चुनाव जिता के आए। तो उसमें कोई वो एक क्षमता का विषय है। आप देखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तोड़ के आए पार्टी को, तो उनके विधायकों को तो टिकट दी गई क्योंकि वो लॉयल थे, तो वो लॉयल तो हमेशा वहीं पे रहेंगे, और उनमें से आधे से ज्यादा विधायकों को फिर से टिकट दी गई। तो उसमें कोई गलत फहमी हमें भी नहीं होनी चाहिए और किसी पार्टी नेता को या पार्टी को भी नहीं होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं एक कैंप छोटा सा जरूर रहता है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपकी लॉयल नहीं रहेंगे तो आप वहां पे आगे बताएंगे कैसे कि क्या निर्णय लेना है पार्टी को। तो अगर मैं बात करूं कि तहसीन कह रहे हैं कि लॉयल्टी सिर्फ डिनर एक रिवोल्ट दिखाता है, मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे उस कद की नेता है कि वो यहाँ पे आके इतने सालों बाद मुख्यमंत्री रहने की हैसियत के बाद में इतना बड़ा स्टेप ले। उनके बेटे एक इलेक्टेड एमपी हैं दुष्यंत, और मैं कहूँगा दुष्यंत बड़े पढ़े लिखे बोर्डिंग स्कूल से गए हुए हैं, तो इस टाइप के निर्णय इस पार्टी में मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होते हैं। मध्य प्रदेश की बात आप लोग राजस्थान की जरूर करें, तो मुझे तो पेच अटका हुआ मध्य प्रदेश में भी लग रहा है। 160 सीटें जीतने के बाद में भी ऑफकोर्स शिवराज जी ने जो लाडली योजनाएं चलाई वही डिजर्व करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो उस बात को एक ऑफेंस मानेंगे कि भाई उनको वापस लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए। चलिए, इस पर एक टिप्पणी तहसीन पूनावाला जी के लिए लेती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, रोहन दुआ जी जो कह रहे हैं, बहुत कम होते क्या यही बेसिक अंतर नहीं है कि ये लोग तो अनुशासन में रहकर, अगर पार्टी के अंदर कोई कैंप भी है तो अपना विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करूं, जहां मुख्यमंत्री को लेकर पेच फंसता है, वहां तो खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती है। आपकी तो सरकारें कई चली गई ऐसे ही मसलों को लेकर। हाँ, पर कांग्रेस में लोकतंत्र जीवित है ना, इसलिए बोल सकते एक दूसरे के खिलाफ। भाजपा में थोड़ी अलाउड है एक दूसरे के खिलाफ बोलना, तुरंत एक्शन हो जाएगा। ये तो दिखाते हैं कांग्रेस में लोकतंत्र, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लेकिन देखिए, सारी चीजें छोड़ दीजिए, आज 6 या 7 दिन हो गए चुनाव को, कांग्रेस की सरकार बन गई, प्रोटेम स्पीकर आ गए और अब स्पीकर चुने जाएंगे। इनकी सरकार कहाँ है? अगर दुनिया के 2 सबसे पावरफुल नेता माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी भाजपा को इस वक्त गाइड कर रहे हैं या श्रेष्ठ नेतृत्व में है, तो भाजपा क्यों इलेक्ट नहीं करता? सारी चीजें छोड़ दीजिए। रोहन भाई का आर्गुमेंट क्या होता अगर कांग्रेस आज तक अपना नेता नहीं सिद्ध कर पाती? और ये इससे सवाल आपका ठीक है, लेकिन ये गजब का लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी का कि इस लोकतंत्र के चक्कर में आपकी सरकारें चली जाती हैं, आपके अपने आप को छोड़कर चले जाते हैं। ये लोकतंत्र कभी कभी इतना क्रांतिकारी हो जाता है आपकी पार्टी का
कि आपकी सरकारें खत्म हो जाती है। रोहन जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फाइनल कमेंट राखी जी का। रोहन जी, अमिताभ कांत जी ने शब्द का प्रयोग किया था, प्राची जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, तहसीन डेमोक्रेसी। एक सेकंड बस, बोलिए रोहन जी। रोहन जी नहीं प्राची, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तहसीन किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? उस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जहां पे उस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिमंता बिस्वा, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद उस पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं। ये उस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि जहां पे कैप्टन अमरिंदर को फोन करके कहा जाता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए और अगले दिन चन्नी जी को वहां पे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, वहां पे भी लड़ाइयां होती हैं। तो किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? डेमोक्रेसी तो वहां पे होती है जहां पे कम्युनिकेशन चैनल ओपन होता है, वहां पे तो 60-60 दिन तक कम्युनिकेशन चैनल बंद हो जाते हैं। आपको ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, कहाँ है आपकी सरकार? आपको इतना मैंडेट मिला, आपको जनता ने चुनकर भेजा, सत्ता में आपकी वापसी हुई राजस्थान में, लेकिन अभी तक क्यों नहीं सीएम चुन पा रहे हैं? पार्लियामेंट्री बोर्ड, सामूहिक नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, सामूहिक डिसीजन से हम लोग चीफ मिनिस्टर तय करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल से डिस्कशन करके ये तय होगा। विद इन 2 दिन के अंदर ये सब, देखिए ऑब्जर्वर्स सब जगह लग ही गए और काम जल्दी हमारा चालू है ही। और अगले हफ्ते तक हमारे बीच में तीनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी होंगे। और जहां तक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे थे, मुझे लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें आई गई और ये जो भाषा का प्रयोग होता है ना आपस में, हमारे यहाँ राजस्थान में नाकारा, निकम्मा, करोना, गद्दार, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम में अगर आप में है तो आपको मुबारक हो। ऐसा लोकतांत्रिक सिस्टम मुझे लगता है कि किसी भी और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है राखी जी, इंतजार है कि कब आपकी सरकार का गठन होगा और कब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। और जैसा आप कह रही हैं ऑल इज वेल, ऐसी ही स्थिति देखने को मिले। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।